Hello students, myself Bhupen Singh, Associate Professor Department of Mechanical Engineering, रातीगढ़ कैंपस। हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अभी तक 4 यूनिट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट है इसकी मेटल मशीनिंग। ठीक है, इसका जो सिलेबस है उसमें अपन को लेथ मशीन पढ़ना है। इसको लेथ मशीन के बारे में अपन को सब चीज़ पढ़नी है, उसके ऑपरेशन कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ना। और बाकी जो मशीन है, शेपर, प्लेनर, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, इन सब मशीनों के बारे में अपन को केवल उनका नॉलेज लेना है कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो मशीन करती क्या है। ठीक, वैसे भी लेथ मशीन जो मशीन होती है वो मदर ऑफ द वर्कशॉप कहलाता है। मतलब लेथ मशीन के बगैर हम वर्कशॉप को सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑपरेशंस जो होते हैं वो लेथ मशीन के ऊपर हो जाते हैं, चाहे ड्रिलिंग का हो, कटिंग का हो, थ्रेडिंग का हो, कोई सा भी हो ऑपरेशन, तो वो अपन वहाँ पर आसानी से लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल अटैचमेंट्स के साथ में अपन कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, जो कि सिंपल लेथ मशीन पर नहीं होता। जो हमने वर्कशॉप में देखी, इनमें अटैचमेंट सिंपल है। ठीक है, वो अपन देख लेंगे कि इसमें एसेसरीज क्या होती हैं, लेथ का बेड या लेथ मशीन क्या होती है, और इसके स्पेशल जो अटैचमेंट हैं वो अलग अलग होते हैं, एसेसरीज क्या होती हैं, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि लेथ मशीन क्या होती है। तो लेथ मशीन का ओरिजिनेशन जो है वो एक ओल्ड मशीन के फॉर्म में निकला हुआ है। मतलब पहले क्या होता था कि जो लकड़ी के ऊपर वुडन वर्क जो करा जाता था, उसमें क्या होता था कि जॉब पीस को एक पेड़ की एक किसी परमानेंट ब्रांच से बांध देते थे, दूसरे को हम एक वर्कर रहता है जो कि उसको पकड़े हुए रहता है। ठीक है, और उसको वो चाहे उसको रोटेट करना है उसको हमको, ठीक है, या फिर उसको पुल करना है, जैसा भी करना है, तो वो चीज़ वहाँ पर वो सेकेंड हैंड से करते रहते थे उसको। ठीक है, और इसमें जो टूल यूज़ होता था उस टाइम पर वो हैंड टूल होता था। मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर हैंड टूल को पकड़े हुए रहता था और उस जॉब पीस के ऊपर वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता था। अब ये ऑपरेशन कई टाइप के होते थे, कटिंग का भी होता है ये। आज अभी भी अगर अपन देखेंगे तो गांव में जो लकड़ी के ऊपर वर्क होता है उसमें भी कई बार ये होता है, हम देखते हैं कि पेड़ के यहाँ उसको कस दिया है, कसने के बाद में फिर उस पर हमने जॉब पीस को लगाया और उसको हेक्सा से काटते हैं। ठीक है, ये हम अभी भी देखते हैं, कई जगह होता है ये चीज़। ठीक है, प्लस आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जैसे जो वो रहता है, आयरन की छड़ होती हैं, उनको काटने के लिए उसमें भी, या उनको टर्न करने के लिए भी कई बार हम देखते हैं कि वो लकड़ी के ऊपर कस देते हैं और फिर वहाँ फ्रेम बना लेते हैं और फिर कटिंग करते हैं उस चीज़ का। ठीक है, ये उसी चीज को लेकर के उसका एडवांस फॉर्म कर दिया हमने, तो वो लेथ मशीन में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं लेथ मशीन के अंदर कि अब हम जॉब को रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जॉब पुल नहीं होता है इसमें, जॉब रोटेट होता है। पुल होता है तब जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे कि जॉब, उस टाइप के जॉब को हम कैसे फिक्स करते हैं लेथ मशीन के ऊपर। सबसे पहले तो अपन लेथ मशीन अच्छे से देख लेते हैं कि लेथ मशीन होती क्या है। ठीक है, फंक्शन जो होता है लेथ मशीन का वो क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द लेथ इज टू रिमूव मेटल फ्रॉम अ पीस ऑफ वर्क टू गिव इट the required shape and size. This is accomplished by holding the work securely and rigidly on the machine and then turning it against a cutting tool, which will remove metal from the work in the form of chips. To cut the material properly, the tool should be harder than the material of the workpiece, should be rigidly held on the machine, and should be fed or progressed in a definite way relative to the work. इसका मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है कि लेथ मशीन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटल रिमूवल करना। ठीक, मेटल रिमूव ही करना है। अपन कोई भी मशीन को देखेंगे, अगर अपन जैसे ड्रिलिंग मशीन की भी बात करते हैं तो ड्रिलिंग मशीन में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता है प्रोजेक्ट बनाते समय या फर्स्ट ईयर में ड्रिल किया होगा। ठीक है, तो वो भी मेटल रिमूवल ही होता है। जब तक मेटल रिमूव नहीं होगी तब तक वहाँ पर ड्रिलिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मेटल, हर मशीन में मेटल रिमूव होती है एक पर्टिकुलर शेप को देने के लिए। मेटल का एडिशनल जो चीज़ होती है वो केवल वेल्डिंग में होती है, जो अपन ने देखा हुआ है कि वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग करके हम मटेरियल डिपोजिट कर देंगे तो मटेरियल उसमें एक्सेस हो जाता है।
ठीक है। बट बाकी जो मशीन्स होती है इन सब में मेटल रिमूव ही होता है। तो लेथ मशीन में हम क्या करते हैं, जॉब को फिक्स करते हैं हेड पर, ठीक है, जिसमें चक लगी हुई रहती है। अभी तक अपन ने जो देखा है वो चक पर ही अपन ने फिक्स किया हुआ है, अदरवाइज इसके जॉब को होल्ड करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं, वो अपन देख लेंगे आगे। तो उसमें आपने जॉब को फिक्स किया, उसके बाद में अपन ने मशीन को ऑन किया तो वो रोटेट होने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, ये ध्यान रखना। जॉब पीस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है और टूल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करता है, ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग, जॉब पीस के एक्सिस के अकॉर्डिंग। और फिर वहां पर वो उसको मेटल को रिमूव करता है। फिर हमको चाहे वो टर्निंग करनी हो, चाहे थ्रेड कटिंग करनी हो, चाहे टेपर टर्निंग करनी हो या कटिंग करनी हो, जो भी ऑपरेशन हमको करना है वो चीज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। मगर इसमें एक चीज़ और होती है कि जो मटेरियल आप रिमूव कर रहे हो या जो जॉब पीस आपने बनाया हुआ है वो जो यूज़ कर रहे हो उससे जो टूल आप यूज़ कर रहे हो उसका मटेरियल हार्डर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हार्ड नहीं होगा तो क्या होगा कि जब जॉब के कांटेक्ट में आएगा तो मैट जो जॉब टूल है वो टूल की जो टिप है या नोज जिसको अपन बोलते हैं वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो फिर वो हमें कटिंग ऑपरेशन मिलेगा नहीं, कटिंग ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। तो इसलिए क्या होता है कि मटेरियल अगर जैसे आप माइल्ड स्टील, हम नॉर्मल तौर पे हमारे वर्कशॉप में हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं जॉब पीस का, तो उस टाइम पर हम जो टूल होता है वो टूल हम कार्बाइड टिप का यूज करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे करके अपन को मटेरियल का यूज अपन करते हैं उस हिसाब से अपन टूल का सिलेक्शन कर लेते हैं कि अपन को मटेरियल हमेशा हार्ड होना चाहिए उसका, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेथ, ये कुछ टाइप्स लेथ हैं, स्पीड लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ, बेंच लेथ, ऑटोमेटिक लेथ। और इसी में ये तो कन्वेंशनल टाइप की लेथ होती हैं, और इसी में एक और टाइप की होती है सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ का मतलब ये होता है कि जो हम ऑपरेशन अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो सब हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। हम मशीन को ऑन करना है तो भी वो हमको मैनुअली करना है, ऑफ करना है तो मैनुअली करना है, टूल का मूवमेंट करना है तो मैनुअली करना है, फीडिंग देनी है तो मैनुअली करनी है, जॉब को रिमूव करना है या अपलोड करना है तो वो भी हमको मैनुअली करना है। सीएनसी मशीन में क्या होता है, ये सब जो प्रोसेस होती हैं ये सारी प्रोसेस, इसको अपन बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग में हम पूरा फिल कर देते हैं उसको और वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता जाता है जो भी हमको करना। और वहाँ पर हम जैसे अब यहाँ पर हम कैप्स्टन और टरेट लेथ को अगर छोड़ दें तो बाकी लेथ में अगर हमारे जो टूल पोस्ट है मशीन के, वो मशीन का जो टूल पोस्ट है उस पर अगर एक टूल हम फिक्स कर पा रहे हैं तो एट अ टाइम हम एक ही टाइप का उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे जॉब के ऊपर। फिर अगर हम उसमें हमको दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस टाइम पर हमको टूल को हटा करके दूसरे टूल को वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ये इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है, प्लस हमारी एक्यूरेसी भी उतनी नहीं आती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जो जॉब पीस बन रहा है वो जॉब पीस अगर हम मास स्केल पर करना चाहते हैं तो फिर हमको नंबर ऑफ लेथ्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें। क्यों? क्योंकि एक एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उस टाइम पर हमको जॉब को अपलोड करना है, टूल को लगाना है, फिर उसके बाद में आपको जॉब दूसरा वाला ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है तो फिर आपको टूल को रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरे टूल को लाना पड़ेगा जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है सीएनसी में। सीएनसी, एनसी, सीएनसी, डीएनसी और सीएनसी, ये तीन टाइप की मशीन्स होती हैं, ठीक है। वो अपन आपको आगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में रहेगा तब अपन पढ़ेंगे। अभी अपन प्लेन लेथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये लेथ का सिस्टमेटिक डायग्राम है। इसमें आपको जो चीज़ दिख रही है वो सामने की तरफ से अगर आपने देखा हो जो वर्कशॉप में आपकी लेथ है तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरीके की जो लेथ मशीन है वो आपको दिखेंगी, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये मेन ड्राइविंग पुली है, ठीक है ना। मतलब ये है कि यहाँ जो आपने अभी लेथ मशीन के टाइप देखे, इंजन लेथ देखे हैं या फिर आपने दूसरी टाइप की लेथ देखी है, तो यहाँ से पावर इनपुट दिया जाता है। मतलब इसके पीछे अपने यहाँ तो जो है मशीन से उसमें यहाँ पर पीछे मोटर लगी हुई है, उससे यहाँ पर इसके ऊपर हम पुली चढ़ाते हैं और पुली के ऊपर हम बेल्ट चढ़ाते हैं और उसके बाद में फिर वो रन करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं वो मोटर लेथ देखते हैं, ठीक है ना। इंजन लेथ का मतलब ये होता है कि उसमें एक इंजन लगा हुआ रहेगा और वो इंजन फिर उसको
रन करवाएगा, ठीक है। ये एक गियर बॉक्स है, जो बॉक्स आप देखते हो ये गियर बॉक्स, अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ये हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक के अंदर ही एक गियर बॉक्स होता है, ठीक है। और इसमें ये फीड बॉक्स का मतलब होता है कि यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करके अपन इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें गियर बॉक्स होता है, वो गियर बॉक्स जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, मैं आगे दिखाऊंगा। तो आप इतना बार याद रखिए कि यहाँ पर एक गियर बॉक्स होता है, ठीक है। ये इसकी कंट्रोलिंग होती है यहाँ पर। इसी में से एक स्पिंडल निकलता है, ठीक है, और वो स्पिंडल पर आकर के ये चक फिट हो जाती है। अभी अपन को यहाँ पर एक चक दिख रही है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है लाइव सेंटर। ये दो सेंटर होते हैं, एक लाइव सेंटर और दूसरा डेड सेंटर, ठीक। लेथ को जब खरीदने जाते हैं उस टाइम पर अपन इसी जो बेड की लेंथ होती है उसी के हिसाब से अपन इसको खरीदते हैं। तो वो इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ये अपन को इसके हिसाब से। वहां जाएंगे तो अपन ये नहीं बोल सकते उसको कि हमें लेथ खरीदना, तो वो बोलेगा रखी है, देख लो कौन सी खरीदनी है। तो उस टाइम पर हमको ये बताना पड़ता है साइज कि आपको कितने बेड की लेथ चाहिए। तो वो इतना जितना ये दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, इस पर हम उतना बड़ा जॉब पीस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। डेड सेंटर है, इसी में ये रैम है, ये कहलाता है टेल स्टॉक। ये दो चीजें होती हैं, एक हेड स्टॉक जिसमें गियर बॉक्स है, प्लस इसके ऊपर चक लगती है, या जहां पर अपन जॉब पीस को होल्ड करवाते हैं, ठीक है। रिजिडली यहाँ पर पकड़ लिया जाता है जॉब पीस को, ठीक है। और ये टेल स्टॉक होता है, ये मूवेबल होता है। हेड स्टॉक फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, लेकिन टेल स्टॉक को आप मूव कर सकते हो। ये जो रेल बनी हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अपन इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस ये व्हील जो लगा हुआ है, इस व्हील से आप इस डेड सेंटर को और रैम की इसकी मूवमेंट आप रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैरेज है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये कैरेज कहलाता है, ठीक है। ये कैरेज है, कैरेज के ऊपर एक क्रॉस स्लाइड होती है, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है। यहाँ पर आकर ये आपको जो बोल्ट दिख रहे हैं चार, ये तीन ये दिख रहे हैं, एक पीछे है। यहाँ पर अपन टूल को फिक्स करवाते हैं, टूल पोस्ट है। इसके ऊपर जब टूल फिक्स होता है तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो एक्सेस दिख रहा है, इस एक्सेस के अलोंग ही अपन जॉब पीस को फिक्स करते हैं। मे बी कि जॉब पीस इतना बड़ा हो कि आपको दोनों सेंटर की जरूरत पड़े। कई बार आप जो छोटे छोटे जॉब पीस लेते हैं तो वो केवल अपन क्या करते हैं, चक के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और यहीं पर अपन उस पर ऑपरेशन कर देते हैं। उसमें अपन को ये डेड सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कैरेज है, एक कैरेज मूव करती है इस रैक के ऊपर, ठीक है। ये जो रैक बनी हुई है ये रैक के ऊपर मूव करती है। ये व्हील है, इस व्हील को अपन मूव करवाते हैं तो ये आगे पीछे मूव करती जाती है। इसमें तीन टाइप से मूवमेंट होता है। एक तो यहाँ से ये इस व्हील से आप कर सकते हो, तो ये रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती है, ठीक है। इसके बाद में क्रॉस स्लाइड को मूव करवाने के लिए फ्लो मतलब उसका मूवमेंट ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है और इससे ये आगे पीछे की तरफ चलेगा, ठीक है। आगे पीछे मतलब कितना फीड देना है आपको उस हिसाब से होता है, ठीक है। और फिर एक और होता है, यहाँ ये टूल पोस्ट को मूव करवाते हैं। तो ये फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की फीड देनी है, ठीक है। बारीक सी फीड है बिल्कुल, ठीक है, नैनो टाइप से है, तो आप वहां पर फिर हम इस बड़े व्हील को मूव ना करवा के इस छोटे वाले व्हील से केवल टूल पोस्ट को मूव करवाते हैं। लेकिन अगर जॉब पीस बड़ा है तो उस टाइम पर अपन को इस पूरी कैरेज को मूव करवाना पड़ता है और वो कैरेज को फिर इस व्हील से मूव करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्क्रू कटिंग इंगेजमेंट, ठीक है ना। ये स्क्रू कटिंग की जो बात हो रही है, ये इसी को अपन बोलते हैं हाफ नट मैकेनिज्म। ये मैं आगे बताऊंगा आपको हाफ नट मैकेनिज्म क्या होता है। ये दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये लीड स्क्रू है, ठीक है। ये लीड स्क्रू डायरेक्टली कनेक्ट रहता है यहाँ इस गियर बॉक्स से, ठीक है ना। और इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलता है, ठीक ना। इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं आप और ये कनेक्ट भी रहता है, ठीक। और ये इसके ये जैसे इंजन स्टार्ट होता है, ये मशीन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ये मूव कर, ये रोटेट करना चालू कर देता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि कैरेज उसके कारण चले। वो तो अपन जब तक ये हाफ नट को इंगेज नहीं करवाते हैं तब तक वो इस लीड स्क्रू का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक यहाँ पर ये आपको फीड रॉड दिख रही है, ठीक ना। ये फीड रॉड पर ये बैलेंस्ड रहती है कैरेज, ठीक है। ये बेड है। ट्रे का मतलब होता है कि यहाँ पर अपन को जैसे की रखना पड़ता है। ये जो चक है, चक में की लगती है तो की को आप रखो, ठीक है। यहाँ पर टूल, दूसरे टूल रखो जिससे अपन यहाँ पर अपने वर्ग इसको टूल को
अपलोड करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और जॉब पीस को रखना है यहाँ पर, तो ये ट्रे रहती है, ये फाउंडेशन रहता है। फाउंडेशन कंक्रीट का बनता है, यहाँ पर आरसीसी फाउंडेशन बनता है इसमें, जिस पर अपन इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये लेथ मशीन है, आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा, मैं इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम पर और आपको उसको भी अपलोड करूंगा, तो आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आए। प्लस ये चीज़ है कि आप जब भी कॉलेज आएंगे, ठीक है, तो आप लोग इस पर कोशिश करिए, ठीक है, जॉब बनाने की, और दूसरे पर पूरे सेफ्टी के साथ में, ठीक है। क्योंकि इसमें चिप्स निकलती हैं, तो आपको फेस मास्क का मतलब होता है कि जो ग्लास होता है, उस ग्लास को आपको लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें जब यहाँ से जब टूल और जॉब का कांटेक्ट होता है तो यहाँ से चिप्स निकलती हैं, और कई बार बिल्कुल बारीक सी चिप्स निकलती हैं। एक दो एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं कि वो चिप्स निकलती हैं और आँख में चली जाती हैं। तो उस टाइम पर आपको बहुत सेफ्टी के साथ में ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा आयरन का काम होता है, ठीक है। लेथ पार्ट्स, ये अपन ने पार्ट्स अभी देखे। बेड, ठीक है, जो अपन ने ट्रे देखा उसी को अपन बेड बोलते हैं। फाउंडेशन जो जमीन से उसको फिक्स करता है, ठीक है। लीड स्क्रू, हेड स्टॉक, कैरेज, गियर बॉक्स, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, पावर इनपुट। पावर इनपुट मैंने आपको बताया कि पावर इनपुट क्या होती है, कि आप किस तरीके की पावर उसमें दे रहे हैं, एसी से दे रहे हैं या फिर इंजन से चला रहे हैं, ठीक है। और क्रॉस लाइन, ठीक है, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं लेथ के। सबसे पहले हेड स्टॉक, ये आपने जो उसमें देखा हुआ, तभी मैंने बताया था कि इसके ऊपर यहाँ पर चक लगी हुई है, ठीक है। वो स्पिंडल पर ये चीज फिक्स रहती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5th नंबर का, ये स्पिंडल होल है, ठीक है। ये होल है यहाँ पर, ये 2nd नंबर का जो दिख रहा है ये टेपर स्लीव्स हैं, ये 3rd नंबर दिख रहा है ये लाइव सेंटर है, और 1 नंबर थ्रेडेड एंड है। ये फिक्स हो जाता है अंदर गियर बॉक्स के अंदर जाकर के, इसको अपन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। पर ये पूरा हॉलो रहता है। ये हॉलो ही चीज किस चीज के लिए होती है, एक सेकेंड, हाँ, ये हॉलो चीज किस चीज के लिए रहता है, ये लेथ का एक जो मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस की, भाई इतना बेड चाहिए हमको, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर उतना होल रहता है उसमें, ठीक है। ये जो अपन होल दिख रहा है यहाँ पर स्पिंडल होल जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जैसे आपने पहले देखा होगा तो जीआई पाइप में थ्रेडिंग होती थी, चूड़ियां बनाते थे, वो इसीलिए मशीन के ऊपर बनती है। यहाँ से वो पाइप निकलता जाता है, ठीक है, फिक्स करते रहते हैं उसको, निकलता जाता है वो, और ये हट जाता है। लाइव सेंटर जो दिख रहा है यहाँ से, इसको लाइव सेंटर को अपन हटा देते हैं यहाँ से, और ये सीधा सीधा आता है वो पाइप, और यहाँ बाहर निकल करके फिर टूल पोस्ट पर जो टूल लगा हुआ है थ्रेडिंग का, वो वहां पर उसमें थ्रेड बनाता है, और फिर जितना पाइप का आपको टुकड़ा चाहिए, जैसे आपने 20 फीट का पाइप लगा दिया तो 20 फीट का पाइप इसके बाहर यहाँ निकला रहेगा, पीछे की तरफ सपोर्ट दे देते हैं उसको, निकला रहता है। बाकी यहाँ से सपोर्ट से वो यहाँ निकलता है, और फिर यहाँ पर अपन ने उसकी थ्रेडिंग करी। थ्रेडिंग करने के बाद में आपको जितना पीस चाहिए उतना अपन यहाँ पर पार्टिंग टूल से उसको कट कर देते हैं, वो निकल गया। फिर इसके बाद में अपन इस पाइप को और आगे शिफ्ट कर देते हैं, फिर हम थ्रेडिंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये हेड स्टॉक के ऊपर फिक्स रहता है। आप देखना तो आपको एक होल दिखेगा पीछे की तरफ, मतलब साइड से, लेफ्ट साइड से अगर अपन देखेंगे साइड व्यू, तो आपको एक होल दिखेगा, वो होल इसी चीज के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था 1 नंबर का डेड सेंटर होता है, स्पिंडल है इसमें, ये सारे इसके जो पार्ट हैं, ये पूरे पार्ट अपन को दिख रहा है कि ये फिक्स रहता है, ठीक है। और ये इसको अपन नट बोल्ट से इसको फिक्स कर देते हैं इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, ठीक है, लेथ बेड बेस पर, ठीक है ना, बेड बेस पर ऊपर हम इसको फिक्स कर देते हैं। और फिर इसके बाद में सेट ओवर स्क्रू जो 12 नंबर का होता है उसको अपन टाइट कर देते हैं वहां से। अब इसके बाद में इसको अगर अपन को मूव करना है तो अपन ये ढीला करते हैं यहाँ से सेट ओवर स्क्रू, और उसके बाद में उसको अपन मूव कर देंगे तो वो आगे पीछे जैसे आपको सेट करना है। नॉर्मल तौर पर क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़ा जॉब पीस लगाए हुए तो ये एंड पर रहेगा, ठीक है। अगर छोटा जॉब पीस है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कम जरूरत पड़ती, हाँ, लेकिन एंड ड्रिल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एंड ड्रिल करने पर क्या करते हैं हम कि जो डेड सेंटर है 1 नंबर आपको जो दिख रहा है, इस डेड सेंटर को हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हम ड्रिल बिट लगा देते हैं। जो ड्रिल बिट आपको जितने डायमीटर का उसमें ड्रिल करना है, पर वो अपन करते वैसे ही है, ड्रिलिंग करना है मतलब छोटे छोटे डायमीटर के अपन ड्रिल बिट यूज करते जाते हैं, और आखिरी में फिर एक बार ड्रिल होता है उसके बाद तो बोरिंग होने लगती है, उसको बोरिंग बोलने लगते हैं। तो फिर अपन यहाँ पर वो ड्रिल बिट यूज करते जाते हैं, और ड्रिल बिट को यूज करने का तरीका वैसे ही है, जैसे इसको लीवर को आप
लूज करो, फिर इसके बाद में यहाँ से आप ये स्पिंडल अपने आप लूज हो जाएगा, फिर यहाँ से आप यहाँ ड्रिल बिट लगा दो, फिर से इसको टाइट कर दो, और फिर दूसरी चीज है फिर यहाँ से इसको मूव करोगे तो पूरा स्पिंडल आगे पीछे मूव करता जाएगा, जिससे वो ड्रिल आसानी से हो जाएगी वहां पर। ठीक है, ये टेल स्टाक का ये मेन यूज होता है ड्रिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है मेन जो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, हाफ नट मैकेनिज्म। ये हाफ नट मैकेनिज्म जो है, ये इसमें अच्छे से देखो आप तो आपको समझ में आएगा। क्लैम्प तो ठीक है, इसका साइड व्यू देखिए। ये जो गोला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 3rd नंबर का है। यहाँ पर 3rd नंबर क्या लिखा है, लीड स्क्रू। ठीक है, ये जो 2 पार्ट आपको दिख रहा है 7, ये है हाफ नट। ये हाफ नट है दोनों। हाफ नट का मतलब होता है हेक्सागोनल नट, आपने देखा है। उस हेक्सागोनल नट को आप बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिए, तो जैसे ही अपन 2 टुकड़े करेंगे तो वो 2 हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, उनको हाफ नट बोलते हैं। और फिर इसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर फिक्स कर देते हैं दोनों जगह। ठीक, आधा नट ऊपर आधा नट नीचे। उसमें भी थ्रेडिंग उसी तरीके की होती है जैसे इस लीड स्क्रू के ऊपर है। तो जैसे ही आप इस क्लैंप से, ये जो हैंड लीवर है, हैंड लीवर से आप जैसे ही लॉक करते हो, ठीक है, तो ये जो कैम स्लॉट है इनके अंदर आकर के ये पिन फिक्स हो जाती है। तो वो क्या होगा, जो हाफ नट है ये दोनों हाफ हाफ मिल करके फुल नट बना देते हैं। और जब ये फुल नट बना देते हैं तो अब क्या है, इसकी जो थ्रेडिंग है वो मैच हो जाती है इसके साथ में, इस लीड स्क्रू के साथ। और जो अपन ने अभी देखा था कि कैरेज जब तक हाफ नट इंगेज नहीं होता है, डिसंगेज रहता है, ये डिसंगेज है अभी जो दिख रहा है अपन, तो उस टाइम तक लीड स्क्रू घूमता रहेगा लेकिन वो कैरेज मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप इस हाफ हाफ नट को इकट्ठा करके फुल नट करोगे, ये लीड स्क्रू के हिसाब से वो, जैसे अपन अगर आप बड़े से बोल्ट को पकड़ लो और उसके ऊपर नट को घुमाते जाओ तो वो नट मूव करेगा लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अंदर जाएगा बाहर आएगा। ठीक है, उस बोल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी वो कैरेज वही हो जाती है कि जैसे ही अपन इसको पैक करते हैं तो वो कैरेज मूव करना चालू कर देती है आगे और पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हाफ नट, ये कब यूज होता है हाफ नट मैकेनिज्म का, जब अपन थ्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से फीडिंग देनी है। जो हम मैनुअली उस कैरेज को जब मूव कराएंगे तो वो मैनुअली क्या होगा, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, तो वो थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हाफ नट मैकेनिज्म का यूज करते हैं और इससे हमको उसमें प्रॉपर मूवमेंट मिल जाता है। जहां पर अपन को सुपर फिनिशिंग करनी है वहां पर भी हम कोशिश कर लेते हैं कि हाफ नट मैकेनिज्म से वो अपन काम कर सकें। ठीक है, ये है बैक गियर अरेंजमेंट। बैक गियर का मतलब, जैसा आज का नाम है बैक गियर, कि हम गाड़ियों में देखते हैं 4 व्हीलर में, उसको अपन बोलते हैं बैक गियर। बैक गियर का मतलब होता है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स वाली पोजीशन नहीं होती है। क्या होता है, जैसे आपको ये स्टेप कॉन पुली दिख रही है, इसको कॉन पुली लिखा है, ये स्टेप कॉन पुली कहलाती है। इसमें 1 2 3 4 स्टेप दिख रही है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल जो गियर मेन गियर है, ये गियर जुड़ा हुआ है अभी पुली के साथ में इस पिन से। ठीक है, और यहाँ से ये पिन लगी हुई है। ठीक है, ये पुली से जुड़ा हुआ है और ये गियर काय से जुड़ा हुआ है, ये स्पिंडल से गियर की है। ये तो इसके ऊपर फिक्स किया है अपन ने। जब आप इसमें डायरेक्टली इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाओगे तो ये बेल्ट कहाँ पर चढ़ेंगे, मोटर के ऊपर। स्टेप कॉन पुली वहां पर भी लगी रहेगी और इससे मूव करना चालू करेगा वो। ठीक है, जैसे ही रोटेट करेगा तो इसको रोटेट कराएगा। अभी ये दोनों डिसंगेज है। ठीक है, ये बैक गियर अभी दोनों डिसंगेज है। ठीक, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये पिन लगने से क्या होगा कि जो पावर, जो रोटेशन या जो आरपीएम यहाँ मिल रहे हैं वही आरपीएम यहाँ इस स्पिंडल को भी मिलेंगे। ठीक है, और उतनी ही स्पीड से चक रोटेट करेगी, चक के ऊपर जाब जो फिक्स रहेगा वो रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिख रहे हैं स्टेप कॉन पुली में, तो आपको 4 स्पीड मिलेंगी। इन्हीं 4 स्पीड को अपन चेंज कर लेते हैं, किस चीज से, 4 की 8 कर लेते हैं, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही। ठीक है, बैकवर्ड ऐसा नहीं है कि हम बैक गियर को एंगेज करेंगे तो ये बैक घूमने लगेगी, घूमेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पर इसी रेशो में हमको 4 और डिफरेंट स्पीड मिल जाएंगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पिन को निकालो। अभी ये इंगेज डायरेक्टली पुली से, तो हम पुली से इंगेज ना करके इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इस पुली के ऊपर आपने जैसे इस स्टेप पर बेल्ट चढ़ाया, इसके बाद इस लीवर से हमने एक गियर एंगेज कर दिया। ये बी गियर एंगेज हो गया ए से, ये सी गियर एंगेज हो गया डी से, ये डी गियर है। ठीक है, और ये पिन को निकाल दिया। अब ये स्पिंडल ये की से यहां पर फिक्स है। ठीक, किसके ऊपर, किससे, इस गियर के साथ, ये गियर से ये स्पिंडल फिक्स है। अब ये स्पिंडल ये रोटेट करेगा। जैसे ही अपन यहां से मूव कराएंगे तो अब ये डायरेक्टली इस, ये पिन चूंकि निकल गई है तो क्या होगा, ये पुली तो घूमेगी पर ये वाला गियर नहीं घूमेगा, क्योंकि ये पिन हमने निकाल दी यहाँ से। ये दोनों में बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ये मैं फोटो में आपको दिखा दूंगा, घुमा करके भी दिखा दूंगा वीडियो बना करके,
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ से इसको रोटेट कराया तो पहले आपने इन दोनों गियर में पावर डाली, ये गियर से पावर इस गियर में गई, इस गियर से पावर इसमें आ गई। अब यहाँ से ये पावर वापस बाहर निकल जाएगी। तो ये जो अभी जो डायरेक्टली हम देख रहे थे कि यहाँ से पावर यहाँ आ रही है, ये यहाँ से यहाँ ना आकर के पहले यहाँ से पुली से ए गियर में, ए से बी मैस है तो बी में, बी से शाफ्ट के थ्रू दूसरा सी गियर मैस है, सॉरी मैस नहीं है, फिक्स है, उसके ऊपर फिक्स्ड है, तो वो सी गियर घुमाएगा और सी गियर मैस होगा डी के साथ में, तो फिर वो डी को घुमाने लगेगा और डी से फिर स्पिंडल रोटेट होने लगे। ये बैक गियर का है। जितनी स्पीड आपको यहाँ पर स्टेप कोन पुली में जैसे जैसे करके आप यहाँ पर डायमीटर चेंज करते जाओगे, स्पीड चेंज होती जाएगी, तो उसी रेशो में हमको यहाँ से स्पीड भी चेंज मिलती जाती है। तो अगर अपन डायरेक्टली ये पिन का यूज करते हैं तो उस टाइम पर हमको 4 स्पीड मिलती हैं, लेकिन अगर हम ये गियर का यूज कर लें तो हमको 8 स्पीड मिलने लगती है। ये कैरेज है जो अभी आपने देखा, ठीक है, वो कैरेज में ये अपन अभी यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि किस तरीके की अपन को जो टूल पोस्ट है उसके ऊपर अपन को टूल को फिक्स करना है और फिर उसके बाद में उसमें किस तरीके से उसमें मूवमेंट फीड दिया जाता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये टूल पोस्ट है, ठीक है, 1 टूल पोस्ट स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये टूल लगा हुआ है, इसके ऊपर अपन ने फिक्स कर दिया है, ठीक है। कॉनकेव रिंग के उसके जैसा ये रहता है, वहाँ पर एक कॉनकेव शेप रहता है जिसके ऊपर अपन इसको फिक्स कर देते हैं। वो इसलिए कि ये जो जॉब है, ये जो टूल है, टूल ये मूव ना करे आगे पीछे, इसलिए इसको इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये लीवर है, इसको अगर आप घुमाओगे 14 नंबर को, ठीक है, तो ये कंपाउंड स्लाइड मूव करेगा, ये कंपाउंड स्लाइड कहलाती है। और फिर इसके बाद में अपन यहाँ से इसको पूरे को जो क्रॉस स्लाइड है इसको अपन मूव कराते हैं। अब ये पूरी क्रॉस स्लाइड किसके ऊपर फिक्स है, नीचे कैरेज जो बनी हुई थी वो मूव करती है, कहाँ पर, वो जो व्हील आपने देखा था उसमें, उससे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कम अगर अपन को फीडिंग देनी है या फिर उसको घुमाना है या फिर आपको थोड़ी सी जगह में मूव करवाना है, ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पर इन व्हील का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर लेंथ ज्यादा है, ठीक है, जैसे 2 फीट का है, तो फिर 2 फीट इनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पर अपन क्या करते हैं, फिर वो मेन व्हील को घुमाते हैं और कैरेज को मूव करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेथ की एसेसरीज, अभी तक अपन ने लेथ के पार्ट्स देख लिए, ये पार्ट्स थे। अब इसके बाद में मतलब कुल मिलाकर के कि अगर आप खरीदोगे, लेथ को खरीदने जाओगे ना, तो ये जो पार्ट्स बताए गए हैं ये पार्ट्स आपको मिलेंगे उसके साथ में, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज है ये अपन को अलग से खरीदना रहता है। लेथ सेंटर्स, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, चक्स, 2 टाइप की चक होती है, ठीक है, 4 चक और 3 चक। 3 चक को बोलते हैं ऑटोमेटिक चक। मतलब इसमें क्या होता है कि जो जॉब को आपको फिक्स करना है तो उसमें 3 जार रहती हैं, और जब एक को आप घुमाते हो की से तो वो तीनों आपस में मूव करने लगती हैं, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इनसाइड या आउटसाइड में। तो जॉब की साइज के हिसाब से अपन उसको वहां पर पकड़ा देते हैं उसमें, ठीक है। 4 चक जब, और इन दोनों में से 4 चक जो होती है, 4 चक को बोला जाता है कि ये ज्यादा एक्यूरेसी वाली होती है। पहले इसमें सेंटर को फिक्स करना पड़ता है, ये जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अपने यहाँ जो चक हैं वो 3 चक लगी हुई हैं, और 4 चक में सेंटर, जब भी अपन को थ्रेडिंग करनी रहती है तो थ्रेडिंग हमेशा 4 चक पर ही करते हैं, क्योंकि 4 चक में एक्यूरेसी रहती है, रोटेशन सेंटर के हिसाब से रहता है। जबकि 3 चक में क्या होता है, कभी कभी ये इलिप्टिकली भी रोटेट होने लगता है, तो उस टाइम पर थ्रेडिंग कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। तो कभी भी अपन 3 चक, अगर आप किसी मास्टर से या एक्सपर्ट से पूछेंगे कि थ्रेड कटिंग कौन सी चक पर करी जाती है, तो वो हमेशा बोलेगा 4 चक पर ही करा जाता है, ठीक है। फेस प्लेट भी चक का ही एक फॉर्म है। ये सर्कुलर जो जॉब पीस होते हैं उनको पकड़ा जाता है इस फेस प्लेट के ऊपर, ठीक है। मैंड्रिल, प्लेन, स्टेप, कॉलर, कोन, गैंग टाइप की मैंड्रिल कहलाती है, जैसे हॉलो पाइप का टुकड़ा है, उस पूरे हॉलो पाइप के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि आपको उस पर रिंग्स डालने हैं या फिर उसकी टर्निंग करनी है या पूरे में थ्रेडिंग निकालनी है, तो उस टाइम पर उसको चक के ऊपर अपन फिक्स नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, मैंड्रिल का यूज करते हैं। मैंड्रिल एक सॉलिड बॉडी होती है जो कि जिसके ऊपर अपन उस पाइप को फिक्स कर देते हैं और उस मैंड्रिल को दोनों सेंटर के बीच में
फिक्स कर दिया। अब वो रोटेट होगी तो जॉब पीस भी रोटेट होगा, उसको फिक्स किया जाता है। रेस्ट, दो टाइप के रेस्ट होते हैं, स्टडी और फॉलोअर। ये रेस्ट क्या कहलाते हैं? जैसे अभी तो अपन ने देखी है 2.5-3 फीट की, 3.5 फीट की बेड, लेथ का बेड तकरीबन 20-20 फीट आता है। उस टाइम पर क्या है, जैसे आपने एक पाइप लगाया, तो जैसे ही लंबाई में रहेगा पाइप तो उसके वेट के कारण वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो उसको हॉरिजेंटली रखने के लिए, एक्सिस के अलॉन्ग रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको बीच बीच में सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट कहलाते हैं रेस्ट। इसमें मेन जो अपन यूज करते हैं वो स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। फॉलोअर का तो उतना ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि फॉलोअर तो जस्ट कैरेज के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है वहां पर, जबकि स्टडी रेस्ट जो रहता है वो लेथ के बेड के ऊपर रहता है। कहीं पर भी लगा सकते, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, ये रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ लेथ बेड एंड जॉब पीस, उसके हिसाब से अपन उसको करते हैं, ठीक है। ये है स्टडी रेस्ट। इसमें आपको जो दिख रहा है 3 तरफ से अपन ने स्क्रू करे हुए हैं, ठीक है, और इसके बीच में जॉब पीस है, ठीक है। ये और इसको ये लेथ बेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये जो लिखा हुआ है लेथ बेड, ये दोनों, ये लेथ बेड है, ये जो रेल जो मैंने बताई थी ना, ये रेल के ऊपर मूव करता है, फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ स्क्रू के साथ में इसको कस देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जहाँ पर भी आपको सेट करना वहां पर आप इसको सेट करके फिक्स कर दीजिए, और इसके बीच में ये जॉब रोटेट होता रहता है। ये है चक, 3जा चक और 4जा चक। 4जा चक में क्या होता है कि जब इसमें अपन यहाँ पर जॉब पीस फिक्स करते हैं, ठीक है, ये जो आपको अलग अलग डायमीटर दिख रहे हैं कि इनमें ये जो जास हैं ये 4 जा है, ये यहाँ पर ये दिखेंगे आपको, ग्रिपिंग जो दिख रही है ये चीज, ये ग्रिपिंग ही बोलते हैं इनको, ठीक है। ये यहाँ पर अपन को जॉब पीस को फिक्स करने के लिए यूज होती है, ठीक है, जा इनको बोलते हैं, जा, ठीक है। ये ग्रिपिंग है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन ये जा कहलाता है, ठीक है, ये वाला। इसमें जैसे ही आप यहाँ से की लगाओगे तो ये थ्रेडिंग के कारण ये जा बाहर आती है चारों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक को अगर खोलोगे तो एक ही बाहर आएगी, इसको खोलोगे तो ये बाहर आएगी, इसको खोलोगे तो ये बाहर आएगी, इसको खोलोगे तो जैसे जितनी बड़ी साइज का आपका जॉब पीस है उतनी जॉब पीस को अपन इसके बीच में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये हालो रहता है बीच में, और ये थ्रू आउट हालो रहता है। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि स्पिंडल में से जो पाइप आता है वो पाइप इसी में से बाहर निकल आता है, जितना डायमीटर होता है इसमें से बाहर निकल जाता है, और यहाँ अपन इसको जाको फिर फिक्स कर देते हैं, तो वो उसको टाइट पकड़ लेता है, फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर स्टडी रेस्ट आपको लगाना है, तो स्टडी रेस्ट आप आगे पीछे जहां पर भी आपको लगाना है, पीछे की तरफ तो ये वाला स्टडी रेस्ट नहीं लगता है, वो तो फिर अपन को अलग से बनाना पड़ता है उसको, या उसका स्टैंड बनाना पड़ता है, तब उसको लगाते हैं। और 4जा चक में, 3जा चक में क्या होता है, ये 3 जा वैसे ही वैसे ही, ये हॉलो वैसे ही पोर्शन है, जॉब पीस यहीं पर फिक्स होता है, सॉरी जॉब पीस वहीं पर फिक्स रहता है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन क्या होता है कि जो ये जा को जब आप मूव करोगे तो ये जब मूव होगा एक, तो ये दोनों को मूव करने लगता है ऑटोमेटिकली, ये आपस में एंगेज रहते हैं। लेकिन इसके साथ ये नहीं होता है, इसमें एक को अगर आप रोटेट करवा रहे हो, या एक को रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है, या एक को ओपन या क्लोज कर रहे हो, आगे या पीछे मूव करवा रहा है, तो एक ही होगी। इसमें लेकिन एक को करोगे तो ये दोनों हो जाती हैं, तीनों हो जाती हैं, मतलब, ठीक है। तो किसी एक को करना है। फास्टेस्ट मेथड इसी में आती है, इसमें सेंटर में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको, आपने पहले या एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको हो सकता है कि सेंटर बनाने में आधा घंटा से 1 घंटा भी लग जाए, ठीक है। और इसमें लेकिन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि इसमें आपको जो इलिप्टिकली रोटेशन मिल जाए, लेकिन इसमें इलिप्टिकली रोटेशन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये है फेस प्लेट। फेस प्लेट का मतलब ये जो इसका पोर्शन दिख रहा है, ये पीछे फिक्स हो जाता है स्पिंडल के ऊपर, यहाँ पर ये भी हॉलो रहता है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया। और ये जो इसमें आपको बीच बीच में जो कैविटी दिख रही है, ठीक है, ये क्लैंपिंग रहती है यहाँ पर। जैसे आपको प्लेट को फिक्स करना है तो प्लेट को यहाँ पर इसके बीच में अपन ने यहाँ पर प्लेट लगाया, प्लेट लगाने के बाद में यहाँ से क्लैंपिंग कर दी, नट बोल्ट से अपन ने इसको क्लैंप कर दी, तो ये पूरा क्लैंप हो जाएगा उसमें। अब उसके ऊपर अपन को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो पहले नंबर अपन इसको किसके ऊपर, फेस प्लेट को कहाँ फिक्स करते हैं, स्पिंडल के ऊपर, और फिर इसके बाद में अपन इसको जो जॉब पीस को फिक्स करना है वो यहाँ पर अपन फिक्स कर देते हैं और क्लैंपिंग कर देते हैं, ठीक है। ये फेस प्लेट है। अब ये अपन ने टाइप इसके सब कुछ देख लिया, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स हैं, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको
जो लेथ मशीन के फंक्शन है वो लेथ मशीन के फंक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।